आज तक वॉर्स जमीन पे हुई, आसमान में हुई और समुंदर में हुई, लेकिन अब एक ऐसी वॉर लड़ी जाएगी जो स्पेस में होगी, क्योंकि इसरो और डीआरडीओ मिलकर बना रहे हैं एंटी सैटेलाइट वेपन्स, लेजर बीम्स और मिलिट्री सैटेलाइट्स जिनके बारे में दुनिया बस सोच ही रही है। तो रेडी हो जाइए एक ऐसे स्पेस वॉर के लिए जहां इंडिया अपनी पोजीशनिंग ऑलरेडी मजबूत कर रहा है। एंड अगर आपको लगता है कि स्पेस वॉर सिर्फ मार्वल या स्टार वॉर्स की मूवीज में होती हैं तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। यूएसए, चाइना, रशिया जैसे सुपर पावर्स ऑलरेडी करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे हैं मिलिट्री ग्रेड स्पेस टेक्नोलॉजी में। सोचिए अगर किसी कंट्री का सैटेलाइट ही डाउन हो गया तो क्या होगा। उनका पूरा कम्युनिकेशंस रुक जाएगा, मिलिट्री की नेविगेशंस खत्म हो जाएंगी और सर्वेलेंस सिस्टम अंधे हो जाएंगे। मतलब बिना किसी खून खराबे के एक पूरी आर्मी को बैटलफील्ड से बिल्कुल हटा ही दिया जा सकता है, बस उनके सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करके। इसीलिए आज के टाइम में सैटेलाइट्स एक डिजिटल सोल्जर बन चुके हैं और किसी एनिमी के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करना मतलब उसको अंधे करने जैसा है। एक शॉकिंग एग्जांपल था चाइना का, जब 2007 में उन्होंने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपना ही एक सैटेलाइट बर्बाद कर दिया और दुनिया को दिखाया कि वो किसी भी देश के सैटेलाइट को मार गिराने की कैपेबिलिटी रखते हैं। उसके बाद यूएस ने भी अपना एक एसैट मिसाइल टेस्ट किया इसी तरह की पावर को दिखाने के लिए। और अब इंडिया भी इस रेस में शामिल हो गया है मिशन शक्ति के साथ, जिसमें लेजर वेपन्स और मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट्स डेवलप किए जा रहे हैं। 2019 में इंडिया ने दुनिया को एक क्लियर मैसेज दे दिया था कि वी आर रेडी फॉर स्पेस वॉर्स, और इस हिस्टोरिक मोमेंट का नाम था मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के अंडर डीआरडीओ ने एक लाइव सैटेलाइट को 300 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर डिस्ट्रॉय किया, और ये कोई रैंडम एक्सप्लोजन नहीं था, ये था एक काइनेटिक किल, मतलब डायरेक्ट हिट करके सैटेलाइट को तोड़ दिया गया था। इस तरह के एसैट वेपन्स यानी कि एंटी सैटेलाइट वेपन्स दिखाते हैं कि इंडिया किसी भी एनिमी सैटेलाइट को एक्यूरेटली टारगेट कर सकता है। और इसी के साथ इंडिया बना दुनिया का चौथा ऐसा देश आफ्टर यूएसए, चाइना और रशिया जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। इंटरनेशनली तो इस पर काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ कंट्रीज ने बोला कि ये स्पेस मिलिटराइजेशन को बढ़ावा देगा, जबकि इंडिया ने क्लियर किया कि ये एक डिफेंस कैपेबिलिटी है, ना कि अग्रेशन के लिए है। यूनाइटेड नेशन में भी डिस्कशन हुए स्पेस को एक पीसफुल जोन बनाने के लिए। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर बाकी देश अपने सैटेलाइट्स प्रोटेक्ट कर रही हैं तो इंडिया इसमें पीछे क्यों रहे। लेकिन मिशन शक्ति से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इंडिया बस स्पेस मिशंस के लिए नहीं बल्कि स्पेस वॉरफेयर के लिए भी तैयार है। और जब बात स्पेस वॉरफेयर की होती है तो डीआरडीओ का नाम सामने आता है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मेजरली 3 वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं एसैट वेपन्स यानी कि एंटी सैटेलाइट वेपन्स, जिनका डेमो इंडिया ने मिशन शक्ति के दौरान सबसे पहले ही रख दिया था। डीआरडीओ ने ग्राउंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स डेवलप किए थे जो 300 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में जाकर सैटेलाइट को हिट करने में सक्सेसफुल रहे थे। लेकिन डीआरडीओ यहीं पर नहीं रुका। आने वाले टाइम में डीआरडीओ का फोकस है लेजर बीम्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस, जिसे किसी भी सैटेलाइट को बिना किसी फिजिकल कोलिजन के ही डिसेबल किया जा सकती है। उसके बाद आते हैं डीईडब्ल्यूज या फिर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। डीईडब्ल्यूज या फिर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स डीआरडीओ के दूसरे खास वर्टिकल्स हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स में आते हैं लेजर बीम्स और ईएमपीज यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस, जो कि सैटेलाइट्स को बिना किसी फिजिकल कोलिजन के डिसेबल कर सकते हैं। इनमें कोई ब्लास्ट या डेबरी नहीं होता, तो स्पेस जो है वो साफ सुथरा भी रहता है और डैमेज भी नहीं होता है। करंटली ये टेक्नोलॉजी टेस्टिंग फेज में है। शॉर्ट रेंज पे ट्रायल्स भी हो रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस काफ़ी तेज है और डीआरडीओ का टारगेट है इसे ग्राउंड और स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स दोनों पे डिप्लॉय करने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा वर्टिकल है सैटेलाइट शील्ड्स और काउंटर मेजर्स। डीआरडीओ ऐसी सैटेलाइट शील्ड्स बना रहे हैं जो इंडिया के स्पेस एसेट्स को किसी दुश्मन के द्वारा जैमिंग या हैकिंग से बचा सकेंगे। इसके अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स जो कि एनिमी सैटेलाइट्स को जैम करते हैं, साथ ही डीकॉय सैटेलाइट जो एनिमी मिसाइल्स को कंफ्यूज कर देते हैं, और एंटी जैमिंग टेक्निक जो इंश्योर करता है कि इंडिया के मिलिट्री सैटेलाइट्स हमेशा सिक्योर रहें। और मिलिट्री स्पेस की दुनिया में इसरो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जब भी हम इसरो का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है सैटेलाइट्स, स्पेस मिशंस या फिर चंद्रयान जैसे साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज। लेकिन इसरो अब बस एक सिविलियन स्पेस मिशन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वो एक इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। इसरो ने GSAT-7 सीरीज के सैटेलाइट्स के थ्रू एक बिल्कुल नया इतिहास ही लिख दिया है। ये इंडिया के डेडिकेटेड मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। GSAT-7 एक्चुअली नेवी के लिए बना था, जिससे उनकी रियल टाइम कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाएं। वहीं पे GSAT-7A इंडियन एयरफोर्स के लिए है, जो एयरक्राफ्ट और ग्राउंड स्टेशंस के बीच सीमलेस कम्युनिकेशन मेंटेन करता है। और अब GSAT-7R का डेवलपमेंट चल रहा है, जो नेवी को और भी ज्यादा समुद्रों की गहराई में सिक्योर कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज देगा। अब यही सैटेलाइट्स इंश्योर करते हैं कि इंडिया की आर्म फोर्सेस किसी भी सिचुएशन में कनेक्टेड और कोऑर्डिनेटेड रहें। अब इसरो के रीसैट और एमीसैट यानी कि रेडार इमेजिंग सैटेलाइट्स, ये भी मिलिट्री के लिए एक बहुत बड़े गेम चेंजर्स हैं। रीसैट सैटेलाइट्स तो खराब वेदर में भी किसी भी ग्राउंड एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकता है, और ये बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं।
और दूसरी तरफ एमीसैट सैटेलाइट्स एनिमी की रेडार और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को ट्रैक करता है। बेसिकली ये एक स्पाई सैटेलाइट है जो हमेशा सब कुछ सुन रहा होता है। अब ये रीसेट और एमीसैट जैसे सैटेलाइट्स इंटेलिजेंस गैदरिंग करने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं। इसरो का एक और बहुत ही खतरनाक और इम्पोर्टेंट सिस्टम है जिसका नाम है NavIC सिस्टम। ये इंडिजिनस जीपीएस ऑल्टरनेटिव है। पहले ये सिविलियन यूज के लिए लॉन्च हुआ था, लेकिन अब इसको इनक्रिप्टेड और सिक्योर बनाया जा रहा है, स्पेसिफिकली फॉर डिफेंस एप्लीकेशंस। ये सिस्टम इंडियन आर्म फोर्सेस को रियल टाइम पोजीशनिंग और नेविगेशन देता है, वो भी बिना किसी फॉरेन जीपीएस पे डिपेंड हुए। तो टेक्निकली इसरो का जो रोल है वो सिविलियंस वाला है, लेकिन वो इंडिया के डिफेंस सिस्टम में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आप ऐसे समझिए कि DRDO जो है वो वेपन्स बनाते हैं और इसरो उस वेपन्स को स्पेस में डिप्लॉय करने के टूल्स बनाते हैं, और इन सब को एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी सीरियस प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और जब हम बात करते हैं स्पेस वॉरफेयर के प्लानिंग की, तो इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है IDSA, यानी कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्पेस एजेंसी। IDSA ही रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के सभी डिफेंस बेस्ड स्पेस मिशंस को अच्छे से एग्जीक्यूट और कोऑर्डिनेट करने के लिए। IDSA काफ़ी क्लोजली काम करता है इसरो और DRDO के साथ। इसरो सैटेलाइट्स और सर्वेलेंस सिस्टम देता है, तो DRDO स्पेस वेपन्स और काउंटर मेजर्स बनाता है, और IDSA उन सब एफर्ट्स को मिलिट्री मिशंस के फॉर्मेट में बनाकर एक ट्रू कमांडर के जैसे पूरा सेटअप तैयार करता है। अब ये तीनों एजेंसीज मिलकर इंडिया के लिए एक बहुत ही मजबूत स्पेस डिफेंस इकोसिस्टम बनाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि USA और चाइना जैसे सुपर पावर्स के अगेंस्ट इस स्पेस रेस में इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है। देखिए, अमेरिका तो अलग ही लेवल पर गेम खेल रहा है। उनका एक अपना स्पेस फोर्स करके डेडिकेटेड मिलिट्री ब्रांच है जो कि सिर्फ स्पेस में वॉरफेयर के लिए ही बनाया गया था, और उनका X-37B स्पेस प्लेन एक रीयूजेबल मिनी शटल है जो चुपचाप स्पेस में सीक्रेटली मिशंस करता है, और उसका रियल एजेंडा भी अभी तक क्लासिफाइड नहीं है। ऑल्सो US के पास ऑलरेडी एडवांस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं, जैसे कि लेजर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस जो हम डेवलप ही कर रहे हैं। देखिए, चाइना भी इस रेस में बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। उनके कुछ सैटेलाइट्स के पास तो रोबोटिक आर्म्स हैं जो दूसरे सैटेलाइट्स को पकड़ के तोड़ भी सकते हैं या फिर ऑर्बिट से हटा भी सकते हैं। देखिए, चाइना का मेन फोकस है को-ऑर्बिटल एंटी सैटेलाइट वेपन्स बनाना, जो कि चुपचाप दुश्मन के सैटेलाइट के आसपास ऑर्बिट करता रहे और जरूरत पड़ने पर बस उन्हें अटैक कर दे। और यही साबित करता है कि चाइना क्लियरली स्पेस को एक स्ट्रैटेजिक वॉर जोन मानकर चल रहा है, जहाँ पे हर चीज़ स्टेल्थ और प्रिसीजन पे बेस्ड है। और जहाँ USA और चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, वहीं इंडिया वैल्यू फॉर मनी डिफेंस सिस्टम्स के साथ कम्पीट कर रहा है। अब ये स्पेस वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट जितना एक्साइटिंग लगता है उतना ही रिस्की भी है। इंडिया भले ही तेज़ी से तरक्की कर रहा हो, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जो हमें इस प्रोसेस में काफ़ी स्लो डाउन कर रहे हैं। मिशन शक्ति जैसे एंटी सैटेलाइट टेस्ट टेक्निकली एक सक्सेस तो थे, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी था, जो है स्पेस डेब्री। यानी कि जब एक सैटेलाइट को मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उसके हज़ारों और लाखों टुकड़े स्पेस में घूम रहे होते हैं, और ये टुकड़े किसी भी दूसरे सैटेलाइट को डैमेज कर सकते हैं। ये डिब्री लॉन्ग टर्म में स्पेस मिशंस के लिए एक बहुत मेजर थ्रेट बन सकते हैं, स्पेशली लो अर्थ ऑर्बिट में जहाँ काफ़ी सैटेलाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं। एक और बड़ी डिबेट चल रही है कि स्पेस को वेपनाइज करना सही है या नहीं। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस और कई ग्लोबल स्पेस ट्रीटीज कहते हैं कि स्पेस का यूज़ पीसफुल पर्पसेस के लिए ही होना चाहिए, जैसे कि साइंस, कम्युनिकेशन, नेविगेशन वगैरह। लेकिन जब कंट्रीज स्पेस में मिसाइल्स, लेजर्स और रोबोटिक आर्म्स डेवलप करने लगे तो पीस का आइडिया कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इंडिया को ये बैलेंस बनाना पड़ेगा कि अपनी सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी होगी और एक रिस्पॉन्सिबल स्पेस पावर भी बनना होगा। देखिए, आखिर में सबसे क्रिटिकल नीड है एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी या फिर रेगुलेशन की। अभी तक स्पेस वॉरफेयर के लिए कोई भी क्लियर ग्लोबल फ्रेमवर्क नहीं है। हर कंट्री अपने रूल खुद ही बना रही है, और ये सब मिलके एक स्पेस आर्म्स की रेस को जन्म दे रहे हैं। इंडिया को भी ग्लोबल स्टेज पर एडवोकेसी करनी होगी ताकि क्लियर लॉज बनाए जाए, जिससे रिस्पॉन्सिबल मिलिटराइजेशन हो और केओस या फिर एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो इंडिया डेफिनेटली स्पेस वॉर्स की तैयारी कर रहा है, और ये लड़ाई सिर्फ टेक की नहीं है बल्कि एथिक्स और स्ट्रैटेजी की भी है। और इस बैटलफील्ड में जीतने के लिए हमें सिर्फ मिसाइल से काम नहीं चलाना पड़ेगा, बल्कि डिप्लोमेसी और मैच्योरिटी भी दिखानी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। हम जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।